बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन चीफ जस्टिस का हलफ उठाया है जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, और वो 29वें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। और उन्हीं की तरफ से कल के दिन एक अहम समाअत होने जा रही है, यार वो समाअत है नज़रसानी के अपील के हवाले से, और वो समाअत है अज खुद नोटिस लेने के हवाले से। फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है उनकी जानिब से, और 15 जजेस जो हैं, रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 15 जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस हैं, वो बैठ के इस केस की समाअत करेंगे। अब इस केस का असर जो है वो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर भी पड़ेगा और मुतल्लिका केसेस के ऊपर भी पड़ेगा, और माजी के केसेस के हवाले से भी तज़किरा होगा। नज़रसानी अपील का हक किस किस को मिलता है, या नज़रसानी अपील का हक जो ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर आने वाले दिनों की सियासत इस वक्त अटकी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। CEC इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पे आई है, सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही है कि फ़ारूक एच नाइक जो कानूनी टीम को भी लीड करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हैं, उन्होंने ये बात की कि पेचीदगियां कुछ हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो उनको ताना दिया गया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। अब इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो इत्तेहाद नए बनने जा रहे हैं, वो इत्तेहाद किसके लिए देर पास सहूलतकार साबित हो सकते हैं और किसके लिए परेशानी का बायस हो सकते हैं, उस पर भी बात की जाएगी। राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उनके पास कोई मसालेहत के लिए आ रहा है, और अगर आ रहा है तो तजावीज़ क्या रखी जा रही? खबर चाहिए तो खबर मैं आपको दे दूं कि उनके पास जरदारी साहब के पास जिसने आना था वो पहुंच गया। अच्छा जी। और ये वही शख्स है जो पहले भी जरदारी साहब के पास पहुंचा था, और इसने जरदारी साहब को ये पैगाम दिया है कि आप आपस में इकट्ठे हो जाएं। अगर आप लोग आपस में इकट्ठे ना हुए तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कोई और आपको खा जाएगा। अभी आप लोगों की ग्राउंड पर ये वैल्यू नहीं है कि आप दोनों सियासी जमातें कोशिश भी कर लें तो इलेक्शन जीत सकें। तो वो शख्सियत पहुंच गई है, और इसीलिए आसफ अली जरदारी साहब का आपको रवैया, लहजा, उसमें मिठास और कुछ चीज़ें तब्दील नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसका असर जो है वो बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू में किस हद तक दिखाई देगा? नहीं, मैं उसी तरफ आने लगा। लेकिन अब हालात जो है ना वो चेंज नजर आएंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी और बहुत से रजा रबानी जैसे लोग, एतजाज एहसन जैसे लोग, और बहुत से और लोग जो हैं, वो आपको किसी सूरत में भी अब शायद उस कंप्रोमाइज़ की तरफ मुस्लिम लीग नून के साथ उस कंप्रोमाइज़ की तरफ जाते नज़र ना आए, जो कंप्रोमाइज़ जो है जिसके मतलब कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, या जिसके मतलब राय कायम की जा रही है। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि अब लड़ाई जैनवन शुरू हो गई है। अब नूरा कुश्ती नहीं हो रही, अब श्रीलंका और इंडिया वाला मैच नहीं है, ये जैनवन अब होने शुरू हो गया। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में ये जो इत्तेहाद की बातें चल रही हैं, इन इत्तेहादों में से कौन सा इत्तेहाद ज्यादा कामयाब रह सकता है, और कौन सा इत्तेहाद जो है वो बनते ही टूटने के डगर पे होगा? अगर तो आप सच्ची बात पूछते हैं तो ये सारे इत्तेहाद जो बनेंगे, चाहे नई जमातों के बने चाहे पुरानी जमातों के बने, ये सारे के सारे इत्तेहाद जो है अवामी तौर पर इनमें से किसी इत्तेहाद को पेशराई हासिल नहीं है। मुझे आप कोई एक इत्तेहाद दिखा दें। मुस्लिम लीग नून का सिंध में क्या है, मुस्लिम लीग नून का KPK में क्या है, मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान में क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का KPK में क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बलोचिस्तान में क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में क्या है। ये मुझे आप इन दोनों बड़े जमातें जो बड़ी इत्तेहाद में आगे आप आ जाए, परवेज खटक साहब की जमात जो है, उन क्या वो KPK में आज के दिन तक वो अपने लोगों को हर हल्के में पूरा नहीं कर सकी। इधर आ जाए पंजाब में तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान, जो लोग पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे अब किधर गए हैं? वो उनके चेहरे अचानक गायब क्यों हो गए हैं? उनके ट्वीट जो है वो हो तो रहे हैं, लेकिन उनके ट्वीट किसी और तरीके से हो रहे हैं, किसी और के लिए हो रहे हैं, किसी और मामले पे हो रहे हैं, वो कहाँ चले गए हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको ज़हन में रखना होगा।
हर शख्स जो है वो अब्दुल अलीम खान नहीं है कि जिसका ज़ाती वोट बैंक होगा और वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होगा। हर शख्स सियासी जमात में ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो इत्तेहाद बनेंगे, देखिए मुस्लिम लीग नून जो है वो उससे पीपल्स पार्टी क्यों हाइफ हो रही है, चलिए मैं आपको बता दूं छोटा सा। मुस्लिम लीग नून अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम जुआ खेलने जा रही है। जुआ यह है, वो समझते हैं कि हम पूरा जोर लगाकर पूरे पाकिस्तान से अरकान अपने असम्बली को, अपने टिकट होल्डर्स को, अपने काउंसलर्स को, अपने जाती सरसूख से हम बड़े मियाँ साहब का एक ऐसा इस्तकबाल कर ले कि जिसके बाद हम ये तासर दे कि हमसे बड़ी सियासी जमात कोई नहीं है। मतलब ये सिर्फ लाहौर से लोग तो नहीं ला रहे, ये तो पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और मुझे बताएं, अगर हर हल्के से हजार बंदा भी इकट्ठा करते हैं और यहाँ हर शहर से एक हजार बंदा, हर हल्के से तो 1000 इनके पास हो ही नहीं सकता ना, 1000 हर शहर से इकट्ठा करते हैं तो ये 25, 30 या 40, 50 हजार बंदा इकट्ठा कर लेंगे, शो तो बड़ा हो गया, शो तो इनका कामयाब हो गया। अब पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर ये शो कामयाब कर जाते हैं तो उसके बाद हमें भी उस एक बड़ा शो करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, बात यह है कि जब वो कामयाब कर जाएंगे, तरीके से हमें पाकिस्तान को मेहनत करना पड़ेगी, पीपल्स पार्टी को मेहनत करना पड़ेगी, बाकी जमातों को मेहनत करना पड़ेगी। तो पीपल्स पार्टी इस वजह से इनकी मुखालफत भी करेगी और सारा कुछ करेगी। और नून लीग अगर इस शो में कामयाब नहीं होती और किसी वजह से मियाँ साहब अब 21 तारीख को नहीं आते, तो दोनों सूरतों में शो कामयाब ना होने और 21 तारीख को ना आने, इन दोनों सूरतों में सियासी मौत होगी मुस्लिम लीग नून की, आप ज़हन में रखिए। तो ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है, ये एक बुनियादी सवाल है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नाम में मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त जो लफ्जी झड़प जारी है, इसका अंजाम क्या होगा और इसकी एंडिंग क्या होगी? क्या मसालिहत हो जाएगी या फिर अपने अपने मैनिफेस्टो के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि अगर वो इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। इसी पर बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तालपुर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तालपुर साहब, आप गालिबन इन दिनों लंदन के अंदर मौजूद हैं, तो क्या किसी मसालहती चक्कर के अंदर मौजूद हैं कि मियाँ साहब से कोई मुलाकात करके पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुँचाएँ या फिर कोई निजी मसरूफियात चल रही? सबका मेडिकल प्रोसीजर था तो उसके लिए आए हुए थे। इंशाल्लाह परसों वापसी हो रही है। हमें ना तो किसी से मुलाकात करने की ज़रूरत है, ना ही हमें कोई ऐसा हुक्म जारी किया गया है। मुफाहमत का अमल पहले भी जारी था, अब भी लीडरशिप के बीच में शायद जारी होगा। पर ये इलेक्शन का टाइम, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर कोई अपने अपने पार्टी के इलेक्शन के सिलसिले में बातचीत करता रहता है। एक बड़ा अच्छा टाइम गुजरा मैं समझता हूँ। पीडीएम की हुकूमत के साथ हमारी कोalition थी और हर किसी को पता है कि ये जरदारी साहब ना होते तो ना ही शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते और ना ही कभी पीडीएम की हुकूमत आती। पर एक अच्छा टाइम गुजरा मैं समझता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर चीज़ छोड़ के पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए काम किया, सियासी रिस्क उठाए, सियासत को पीछे छोड़ा और पाकिस्तान को आगे रखा। और अब जब इलेक्शन आएगी तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी ज़रूर होगी। हम वेलकम करते हैं नून लीग को, आए सिंध में आए, इलेक्शन लड़ने की कोशिश करें, उनको वेलकम करेंगे। इलेक्शन में तो वो ज़रूर हार जाएंगे पर उसके बाद भी पार्टी क़यादत के हुक्म के मुताबिक उनको रात को खाना और सुबह को नाश्ता हम ज़रूर सिंध में भेजेंगे। नहीं, कल अगर देखा जाए हनीफ अब्बासी साहब ने भुट्टो साहब के बारे में बात की, आज आके उन्होंने कुछ वजाहत कर दी है कि भुट्टो साहब एक अजीम लीडर थे लेकिन उनके मिशन के ऊपर अमल नहीं किया गया, उनके मिशन को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। तो हमें तो कुछ लगा कि कल से लेके अब तक कुछ तब्दीली आ चुकी है या फिर कोई वफद मिल चुका है। नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी जो सिंसियरिटी रही है इस मुल्क के साथ और बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ, वो शायद एहसास मियाँ साहिबान को ज़रूर होगा। और ये मड स्लिंगिंग जो हो रही है, मैंने देखा है निचले लेवल से ज़्यादा हो रही है, ऊपर के लेवल से खामोशी हमें सुनाई देती है। और बेहतर भी यही है। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम सियासी मुकाबला करना चाहते हैं, पर एक दायरा हदूद होना चाहिए बात करने का, लीडरशिप की एहतराम करने का।
हमने कहीं भी आपने सोचा होगा ज़रूर पॉलिसी पे बात की होगी, ज़रूर सियासी बातें की होंगी, पर कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपने मियाँ साहिबान के लिए या इनकी लीडरशिप के लिए कभी कोई नाजेबा अल्फाज नहीं सुने होंगे, कोई गैर सियासी बात नहीं सुनी होगी। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल आए। एक बड़ा अच्छा पैगाम आया जो हनीफ अब्बासी साहब ने गलत बातें की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों का उन्होंने दिल दुखाया और उसके रिटर्न में बहुत कुछ उनको सुनने को मिल सकता था। तो हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी लीडरशिप के कहने पे सही टाइम पर अपने लफ्ज को जो इस्तेमाल किए थे वो वापस लिया और एक बेहतर बात की। भुट्टो साहब की जो कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियां हैं, उनको सराहा उन्होंने। तैमूर भाई, ये तो बता दें, पीपल्स पार्टी और नून लीग की किसी जगह जाके मसालत हो सकती है, सुलह हो सकती है, या ये जो शुरू होगी लड़ाई ये अब इलेक्शन के बाद ही जाके किसी तरफ जाएगी? देखिए जी, अगर आप गिने और सोचें और ज़रा काउंट बनाएं तो बहुत बड़े एहसानात हैं सदर जरदारी के PML नून के ऊपर। मैं समझता हूँ कभी भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ना बन सकते थे, ना प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख सकते थे। तो उनका ये जो ख्वाब था उसको हकीकत में तब्दील करने वाले की ज़ात अल्लाह की है, पर मेहनत करने वाले का नाम सदर आसिफ अली जरदारी है। तो इनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि आप सियासी हिट तो लगा सकते हैं, पर डायरेक्ट भुट्टो साहब के बारे में बात करना, भुट्टो जिंदा नहीं है, ये कहना, इन्होंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। पर अच्छी बात है मियाँ साहिबान ने रियलाइज किया और इसकी माफ़ी तलाफी एक तरह से आप कहते हैं कि हो गई। मैं समझता हूँ अभी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आती रहेगी, खलिश कुछ बढ़ती रहेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगी, जज्बात हर किसी के ऊपर होंगे। पर इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ जब टाइम आएगा हुकूमत बनाने का, तो फिर से एक बार आप मियाँ साहिबान को सदर जरदारी के पास पाएंगे बातचीत करते हुए। लेकिन वो तो आज की जो मीटिंग हुई है इनकी, जिसमें इन्होंने बड़ा पुरजोर बड़ी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं उसमें उन्होंने कहा जनाब पीपल्स पार्टी तो ख्वाब देखना छोड़ दे, पीपल्स पार्टी तो को हम सिंध में भी ले जाएंगे, वहाँ भी ले जाएंगे। और उसमें आप कहते हैं कि बड़े मियाँ साहब ने इसे महसूस किया, लेकिन वहाँ पर तो मरियम साहिबा भी थी, हमजा साहब भी थे और भी बहुत से थे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम टूटे, तो दम इनका जरूर टूटेगा, पर इनके ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। हमेशा आपने देखा होगा, पिछली आप 25-30 साल की हिस्ट्री निकाल दें कि जब भी इलेक्शन आता है, हमारे इत्तेहादी हों, हमारे मुखालिफ हों, फसली बटेरे हों जो इलेक्शन से पहले आके पैदा हो जाते हैं और इलेक्शन के लिए जज्बाती हो जाते हैं, तो ये सारे हमेशा एक तरफ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अकेली रही है। हमें आदत है अकेले लड़ने की, अकेले मुकाबला करने की और जीत कर सुरखरू होकर सामने आने की। तो इस बार भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर इत्तेहाद बनता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसके साथ इत्तेहाद कर सकती है? देखिए जी, अभी तक तो हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो सिचुएशन है, हम अपने अकेले खड़े में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट्स हैं, जो हमसे सीटें मांग रहे हैं, हमारे पास हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आएगा और जैसे जैसे इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा, डेट्स आएंगी, तो आप बहुत सारे नए चेहरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखेंगे उन सीटों पर जहां पर हमने सीटें जीती हुई नहीं हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा सरप्राइज सदर जरदारी की तरफ से आपको मिलने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों के लिए बहुत ही खुश आइन बात है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं। हम ऑफ कोर्स कोई ऐसा मेजर कोलिशन अभी बनाना नहीं चाह रहे, ना नून लीग के साथ कोई बनते हुए नजर आ रहा है और पीटीआई के साथ उनकी बड़ी कोशिशें हैं, पर वहां पर भी कभी आप नहीं देखेंगे कि हमारा कोई इत्तेहाद होगा। यस, इंडिपेंडेंट्स बहुत जगहों से हमारे पास आ रहे हैं जो आप हमारे साथ देखेंगे। अच्छा, ये तो बता दें कि इलेक्शन जो है उस पर आप लोगों की मीटिंग्स भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। इलेक्शन जब भी होंगे आप लोग इलेक्शन में आएंगे। अगर इलेक्शन में कोई ऐसा माहौल बन जाता है कि तमाम जमातें अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का अगर दोबारा इत्तेहाद बनता है असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो अब की बारी किसकी होगी? देखिए जी, ये तो मैं समझता हूँ जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से नजर आ रहा है फ्यूचर, तो उसमें सिंध पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, फुल 100% मेजॉरिटी होगी। पंजाब में हम साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से कुछ सीटें अच्छी जीत रहे हैं। बलूचिस्तान में अच्छा हमें हमारा फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो मैं इसमें तो सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जो मुश्किलात दरकार हैं नून लीग को पीटीआई की तरफ से, जो नई किंग्स पार्टी बन गई है,
उसकी तरफ से वो काफ़ी उनका फ्यूचर ब्लीक नज़र आ रहा है। पर जैसे कि आपने पहले भी सुना था, सदर ज़रदारी ने कहा था कि मैं सियासत को पीछे छोड़ के और पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के कॉज को आगे रखूंगा। तो मुझे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा अगर आप फिर से देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए और नून लीग उनके साथ कोलिशन में वहां पर हाजिर हो। अच्छा। और हम बड़े दिल के, खुले दिल के लोग हैं, हम अगर उनको कोई एक आध सुबह दे भी दें तो कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगी। पर हमें पूरी उम्मीद है कि आप कहते हैं बड़े दिल के लोग हैं, सुबह दे दें। वो कहते हैं कि पता नहीं किसने बिलावल भुट्टो को ये कह दिया कि आप अगले वजीर आजम हैं, तो वो उस तरह से रिएक्ट करना भी शुरू कर गए। देखिए जी, ये तो होता है ना, जब आपको कहीं अल्लाह किसी सीट पे बैठा रहा होता है तो आपको पहले से वो रौनक, वो जो है एक खूबसूरती आपकी शक्ल पे आ जाती है। जो अभी भी आप देखें चेयरमैन बिलावल को, तो वही प्राइम मिनिस्टर के जो एक एसेंस होती है, एक लुक होती है, अभी से उनके अंदर आ रही है। तो फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन है आपके सामने, सही कहा बिल्कुल नून लीग ने इस बारे में। अच्छा दानपुर साहब, ये तो बता दें मुझे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, अब तक की इत्तला के मुताबिक खुर्शीद शाह साहब कहते हैं वो गिरफ्तार होंगे आते ही, कुंडी साहब भी कहते हैं गिरफ्तार होंगे आते ही। कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं कि प्रोटेक्शन बेल भी ले लेते हैं, तो क्या प्रोटेक्शन बेल लेने वाले को जलसा करने की इजाज़त होगी? देखिए जी, हम सियासी लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम तो वेलकम करेंगे कि आए, मियाँ साहब भी आए, आके मुकाबला करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी लड़ें, बाकियों को भी आके फेस करें। और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई जेल में जाए। उनको बेल, आई होप, मेरी दुआएं हैं कि उनको बेल मिले, पर उनको आते हुए पाकिस्तान की एंट्री करते हुए हमें बिल्कुल भी वो नजर नहीं आ रहा है। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, ख्वाहिशात उनके साथ हैं, मोस्ट वेलकम, जरूर आए, मुकाबला करें। पर ये फैक्चुअली आज के हालात में नजर नहीं आ रहा कि नून लीग के जो है लीडर वो कभी वापस पाकिस्तान, मौजूदा हालात में ये दिखाई नहीं दे रहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, लेकिन अगर आते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह आना चाहिए और हालात का भी आके मुकाबला करना चाहिए और सियासी मद्दे मुखालिफ भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौशी मंजरनामे में बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। शेवदास ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से तबसरा करते हैं। पाकिस्तानी मईशत में इस वक्त जो इक़दामात हो रहे हैं, वो इक़दामात किस हद तक हौसला अफजा हैं? क्या यही इक़दामात काफ़ी हैं या हमें रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है? और अगर रीस्ट्रक्चरिंग होनी है तो माजी के अंदर जो उसके ऐलानात होते रहे उसमें रुकावटें क्या क्या चीज़ रहीं, और अब जो इक़दामात हो रहे हैं वो इक़दामात किस हद तक पाया तकमील तक पहुँच सकते हैं? इसी बारे में बात करेंगे। माहिर मईशत हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून शरीफ साहब, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये जो इक़दामात जितने भी जारी हैं, आप उससे बखूबी वाकफियत रखते हैं, ये जो बिजली चोरी के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, स्मगलिंग करने वालों के ख़िलाफ़, बड़े बड़े माफियाज़ के ख़िलाफ़, क्या हौसला अफजा हैं ये इक़दामात या फिर इसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है और इसको वसी पैमाने पर लेकर जाने की ज़रूरत है? जी, पहली बात तो ये है कि ये जो बिजली की चोरी रोकी जा रही है या टैक्स के डिफॉल्टर के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है या स्मगलिंग रोकी जा रही है या जो हमारा डॉलर्स की ट्रेड के अंदर स्पेकुलेशन है, तो इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव बायस कहते हैं और ये अच्छी चीज है। ये तो हमारे रेगुलेटरी और जो हमारे एनफोर्समेंट के इदारे हैं उनका प्रिंसिपल काम है, वो अभी तक नहीं हो रहा था। तो ये जो भी पुश दी गई है और उसके अंदर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस का भी पार्टनरशिप है, ये तो एक अच्छी बात है ताकि बचत हो, क्योंकि हुकूमत का एक क्रॉनिक जो बजटरी खसारा है ये सब उसके अंदर चीज ऐड हो रही थी और वो हम जो कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं जो कि हर लिहाज से नाइंसाफी है, तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज है, हमारे जो एक मेजर डेवलपमेंट है वो ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो कि कुछ गल्फ के ममालिक के साथ कुछ डील्स करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। वो भी अच्छी चीज है, लेकिन वहां मैं कॉशन ये कर रहा हूं कि उसको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और प्रोफेशनल्स को एसेट प्राइसिंग, लीगल एग्रीमेंट्स, निगोशिएशन के अंदर लाना चाहिए, ताकि कल को वो डील ये कोई ना कहे कि वो पाकिस्तान की फेवर में बेहतर नहीं थी। उससे हुकूमत को थोड़ा सा कुशन मिल जाएगा
कुछ हमारा शायद फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर कम हो, हमारे मसाइल नहीं हल होंगे। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। देखिए, जो मईशत का ढांचा है वो 240 मिलियन लोगों को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर सकता। हमें उसके अंदर फंडामेंटल शिफ्ट्स लानी है ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years, और ये ओवरनाइट नहीं होता। लेकिन सिम्प बनाने के लिए हमें पॉलिसी रिस्पांस देने की जरूरत है, और पॉलिसी रिस्पांस अभी तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। तो पहली दो चीजें अपनी जगह दुरुस्त हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमें एक पॉलिसी शिफ्ट करनी है इमर्जिंग एशिया की तरह, कि अगर बांग्लादेश आगे निकल गया, कैम्बोडिया निकल गया, तो हम क्यों नहीं उस लाइन पे चल सकते। उसके लिए जो करंट हम लोग पाल रहे हैं या पेटनेज कर रहे हैं या प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके ऊपर से हाथ उठाना होगा। मजबूरी में आपको इंटरनेशनल प्राइस के हवाले से कीमतें पेट्रोल की बढ़ाना पड़ गई। अब जब ये सितंबर का बिल आएगा तो फ्यूल एडजस्टमेंट में नेचुरली तौर पे जो कीमत बढ़ी है उसके हिसाब से पैसे एडजस्ट लग के आएंगे, तो क्या इसके बिल भी बहुत ज़्यादा होंगे? फिर उसका अवाम के लिए हल क्या होगा? जी देखिए, हमारा बड़ा मसला ये है कि हमारी इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंस बहुत है। जैसे इंडिया है वो 40 से 50% बिजली कोयले पे बनाता है, हम जो है 5% बिजली भी कोयले पे नहीं बनाते। हमारी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो जो भी जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नल शॉक या एक्सोजेनस शॉक, बाहर कोई तब्दीली आती है तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। इसी तरह हमारी तकरीबन 99% जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्यूल पे चलती है, ना कि वो बिजली पे चले या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तो हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। अब इसका हल ये है कि जो बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, आई थिंक द ओनली एडजस्टमेंट जो गवर्नमेंट दे सकती है वो तो यही है कि स्टैगर कर दे, किस्तों में कर दे, ताकि लोगों के ऊपर प्रेशर कम आए। छूट देना मुझे नियर फ्यूचर में ना फिजिबल दिखाई दे रहा है, ना हुकूमत के पास कुशन है। हाँ, अगर हम ये जो हमारी टारगेटेड सब्सिडीज होती हैं कि हम उनको कहीं और से कंपनसेट कर सकें, लेकिन उसके लिए हुकूमत को अपने इखराजात में सब्सटैंशियल कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कर्ज लेके सब्सिडी नहीं दे सकते। अच्छा हारून साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान में ईरान से तेल स्मगल होके आता है और एक एदाद-ओ-शुमार रिपोर्ट के मुताबिक 32% इस वक्त पाकिस्तान में ईरानी तेल फरोख्त हो रहा है। अब निगरान हुकूमत के पास इख्तियारात क्या है, ये एक अलग मामला है कि पिछली हुकूमत निगरान हुकूमत के इख्तियारात में ये नहीं लिख के गई कि आप बायलैटरल एग्रीमेंट्स कोई कर सकते हैं। क्या हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है कि हम ईरान के साथ मुआहिदा करके इसे एक कानूनी चैनल के जरिए पाकिस्तान में लाएं और सस्ते दामों तेल अवाम को फराम कर दें? 30-32% तो वैसे भी बिक रहा है, तो उसका इम्पैक्ट फिर कीमतों पर पड़ जाएगा। कि जब तक ईरान पे सैंक्शंस हैं तो हमारा बैंकिंग चैनल से कोई भी हम ट्रांजैक्शन उनसे नहीं कर पाएंगे, और ये एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। फॉर्मल हम बार्टर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं कि जी आप हमसे ये ले लें, आप ये दे दें, लेकिन उसका वॉल्यूम हम पहले भी कर रहे हैं बिजली पे, वो कम रहेगा। हाँ, ये जो स्मगलिंग है ये बहुत सालों से चली आ रही है। बॉर्डर्स जो हैं वो पोरस हैं, खुले हुए हैं, इधर से चीज उधर जाती है खाने पीने की, उधर से तेल आता है। ये चीजों को हमें रेगुलेट करने की जरूरत है और उस पर वक्त लगेगा। हमें इस वक्त सस्ते तेल से ज्यादा हमें एक इमरजेंसी प्लान बनाना है एनर्जी कंजर्वेशन का, कि जहां हम कारपूलिंग की तरफ जाएं, जहां पर हम जो है जो ऑफिसेज और मार्केट्स के टाइमिंग्स को एडजस्ट करें। देखिए, अभी तो मईशत की शरह नमू बहुत नीचे है। अगर अल्लाह ने चाहा तो और हमारी ग्रोथ 4-5% की तरफ चली गई तो ये डिमांड ऑयल की और बढ़ जाएगी, बिजली की, एनर्जी की। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ये इतनी बुरी तरह हिट करेगी कि हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। मेरे हिसाब से हंगामी बुनियादों पर हमें अभी तो कंजम्पशन को मैनेज करने का एक प्रोग्राम बनाना है, और इवेंचुअली अगले 5-10 साल में हमें तेल के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। तेल के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, और हिकमत अमली देना। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह के बाद।